हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अंतरता और वर्षवन, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसी के अंतर्गत पहला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल में जलवाष्प। देखिए वायुमंडल में अगर जलवाष्प का क्या महत्व है और क्यों ज़रूरी है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जो एटमॉस्फेयर पे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर रहता है कि वायुमंडल में जो है जलवाष्प का क्या क्रिया है और क्या प्रोसीजर है। तो देखा जाए, अगर हम साधारण बात करें यहाँ पर, तो जलवाष्प जो है वायुमंडल का सबसे अधिक परिवर्तनशील अवयव है। यानी देखा जाए तो जलवाष्प जो होता है वायुमंडल का सबसे अधिक परिवर्तनशील अवयव है और वायुमंडल के एक इकाई आयतन में जलवाष्प का अनुपात जो है 0 से 4% तक हो सकती है। यानी आयतन में जलवाष्प का जो अनुपात होती है 0 से 4% तक हो सकती है। वायु में जल पदार्थों के 3 रूप हो सकते हैं, जैसे ठोस, हिमकण, द्रव्य, जलबिंदु तथा गैस जलवाष्प विद्वान रहते हैं। यानी देखा जाए तो ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य हो, गैस हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जल है, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हो। कहते हैं जल सामान्यतः वायु में जो है स्वाद रहित, गंध रहित एवं पारदर्शी गैस के रूप में होता है। तो ये तो जल का काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि जल जो होता है स्वाद रहित, गंध रहित और जो है पारदर्शी गैस के रूप में हमें नज़र आती है। इस गैस को ही जलवाष्प कहते हैं। तो समझ गए होंगे जलवाष्प किसे कहते हैं, जो कि स्वाद रहित, गंध रहित और पारदर्शी गैस के रूप में होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प के विद्वान रहने से के ही कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। अगर वायुमंडल में जलवाष्प न हो तो शायद पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। आइए हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविध प्रकार के जीवों के लिए जलवाष्प के महत्व का अध्ययन करें कि जीवों के लिए जलवाष्प कितना महत्वपूर्ण है। ये पढ़ने के बाद आपको इस बात का जो है भली भांति आभास हो जाएगा। ठीक है, अगर आखिर देखा जाए तो जलवाष्प जो है क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये पहला पॉइंट दर्शा रहा है कि हमने 10वें पार्ट में अध्ययन किया था कि वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प सूर्य ताप एवं पार्थिव विकिरणों के महत्वपूर्ण अंश के सोख लेती है और इस प्रकार यह पृथ्वी के तल से होने वाली ऊष्म ऊर्जा की क्षति को रोकती है और पृथ्वी पर अनुकूल तापमान बनाए रखने में काफ़ी मदद भी करती है। तो इसको हमने पहले ही 10वें चैप्टर में हम पूरे डिस्कस कर चुके हैं। अगर 10वां चैप्टर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। कहते हैं वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा वशीकरण की दर को जो है प्रभावित करता है। यानी वशीकरण का जो दर होता है उसको काफ़ी प्रभावित करता है वायु में विद्यमान जलवाष्प। एक इकाई आयतन की वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा उसके गुप्त ताप या उसमें संग्रह की हुई ऊर्जा का निर्धारण करती है, जो वायुमंडल में परिवर्तन लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि एक इकाई आयतन की वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा उसके गुप्त ताप या उसमें संग्रह की हुई ऊर्जा का जो है निर्धारण करती है, जो वायुमंडल परिवर्तन के लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चौथे पॉइंट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शा रहा है कि किसी स्थान या प्रदेश की वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा वर्षण के लिए उसकी संभावित क्षमता का संकेत देती है। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वह अधिक मात्रा में जो है वाष्पन करने में सक्षम होता है, अथवा कम है तो कम मात्रा में ही वाष्पन कर सकती है। देखिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आया है कि जितना अधिक मात्रा होगा वैसे ही वाष्पन की क्रियाएँ होगी। अगर कम होगी तो कम मात्रा में वाष्पन कम ही होगी, अधिक होगी तो अधिक ही होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाता है कि इसके लिए जो है प्रदेश की वायु विद्यमान होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर 5वें पॉइंट की बात करें तो साफ करता है कि वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा फसलों पर जो है अनुकूल प्रभाव डालती है। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो है वायु में विद्यमान जलवाष्प की जो मात्रा होती है फसलों पर अनुकूल प्रभाव डालती है और इसके विपरीत गर्म और शुष्क वायु फसलों की क्षति भी पहुंचाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, गर्म और शुष्क वायु जो है फसलों को क्षति पहुंचाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि उत्तरी पश्चिमी भारत की जो है रबी की फसल को होता है, या रबी की फसल जो होती है मैक्सिमम जो है बर्बाद होती है, तो वो होती है गर्म और शुष्क वायु के कारण ही होती है। यदि हम 6 पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि शुष्क वायु हमारे शरीर की त्वचा को शुष्क एवं कड़ा बना देता है। ठीक है, ये जनरली आपने देखा ही होगा
शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में ऐसा ही होता है। यही कारण है कि हम लोग जो है कड़ाके की शीत ऋतु को और ग्रीष्म ऋतु में अपने चेहरे को त्वचा की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के क्रीमों का उपयोग करते हैं। तो देखा जाए तो ये हवाएं जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जो हमारे त्वचा पर भी काफ़ी प्रभाव दिखाती है। तो इसीलिए जो है हम चाहे शीत ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, हम जो है त्वचा को सुरक्षा के लिए विभिन्न तरह के क्रीमों का उपयोग भी करते हैं और मार्केट में ये अवेलेबल भी होता है, उपलब्ध भी रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक पॉइंट की जो उस पर हमने पढ़ के क्या समझे हैं, तो ये साफ बताता है कि वायुमंडल में जलवाष्प विकिरणों को सोख लेती है और वाष्पीकरण की दर को जो है नियंत्रित भी करती है। गुप्त ताप को छोड़कर मौसम में परिवर्तन भी लाती है, यानी गुप्त ताप को छोड़ दिया जाए तो ये मौसम में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है। वाष्पन की क्षमता को निर्धारित भी करती है, यानी जो वर्षा होती है उसकी क्षमता को निर्धारित जो है इन्हीं वायुमंडल की जलवाष्प के कारण ही संभव होती है और फसलों को और हमारे शरीर को त्वचा को प्रभावित भी यही करती है। अंत जलवाष्प का महत्व बहुत ही अधिक है हमारे जीवन में और हमारे जो जीवन के जो है जीने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देता है जलवाष्प का महत्व। कहते हैं अगर हम आगे आर्द्रता की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आर्द्रता का मतलब होता है कि ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जो आपको जनरली देखने को मिलता है। कहते हैं जल जो है जलवाष्प में कैसे बदल जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जल जो है जलवाष्प में कैसे बदलता है और सूर्य की ऊष्मा जल को जलवाष्प में बदलती है। जब तेज सूरज की रोशनी पड़ती है तो जलवाष्प में बदलना स्वाभाविक बात रहती है। किसी स्थान पर किसी समय जो है वायुमंडल में गैस के रूप में ये विद्यमान इस अदृश्य जलवाष्प को जो है वायु की आर्द्रता कहते हैं, यानी जो ये विद्यमान होती है अदृश्य फॉर्म में जो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, ये आर्द्रता ही कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम आर्द्रता की बातों को समझने की कोशिश करते साफ कर देता है कि आर्द्रता से तात्पर्य जल की उस नमी से है जो किसी वायु में जो है जलवाष्प की मात्रा के रूप में विद्यमान होती है। तो आप समझ सकते हो कि एक तरह से जो है जलवाष्प जो होती है आर्द्रता जो होती है जो नमी की को कहा जाता है, जो जल में उपलब्ध नमी से है जो किसी वायु में जलवाष्प की मात्रा के में विद्यमान रहती है। यानी जो आप देखिएगा जलवाष्प जो होता है वायुमंडल में देखिएगा तो नमी होगा। कहते हैं वायु में विद्यमान आर्द्रता को दो प्रकार से विभक्त किया जा सकता है, यानी दो प्रकार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक जो है हमारा निरपेक्ष आर्द्रता और एक है सापेक्ष निर्भरता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सापेक्ष आर्द्रता क्या है, लेकिन फिर भी जो है हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो इसमें पहला यही आता है कि निरपेक्ष आर्द्रता। देखिए निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में बहुत ध्यान से समझना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा कि किसी इकाई आयतन की वायु में किसी समय विशेष में जो है विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो आप निरपेक्ष आर्द्रता समझ गए होंगे, किसी इकाई आयतन की वायु में किसी समय विशेष रूप में विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को जो है निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं और इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जा सकता है। यानी इसको व्यक्त करने के लिए हम प्रति घन मीटर में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी वायु को निरपेक्ष आर्द्रता 10 ग्राम है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस वायु में 1 घन मीटर आयतन में जो है 10 ग्राम आर्द्रता जलवाष्प के रूप में विद्यमान है। तो आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है कि उस वायु में एक अगर घन मीटर आयतन में, देखिए 1 घन मीटर आयतन में 10 ग्राम आर्द्रता जलवाष्प के रूप में विद्यमान होता है। तो आप समझ गए होंगे इसको क्लियर। निरपेक्ष आर्द्रता स्थान तथा समय में परिवर्तन के साथ ये बदल जाती है। इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यही रखता है कि निरपेक्ष आर्द्रता जो है स्थान व समय के साथ जो है परिवर्तनशील रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहता है। किसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता पूर्णतः उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो ये आप बात समझ गए होंगे कि जितना वायु जलवाष्प धारण करने की क्षमता रहेगा वो तापमान पर निर्भर करेगा। साधारण शब्दों में अगर इसको समझना चाहोगे, जब तेज धूप पड़ती है तो पानी सूख जाती है और पानी सूखने का अर्थ होता है कि जलवाष्प के रूप में जो है ऊपर संग्रहित हो जाती है, यानी धरती से जलवाष्प के रूप में ये ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो ये तापमान पर निर्भर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तापमान के बढ़ने के साथ वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो जनरल सी बात है, तापमान को बढ़ेगा तो वायु में जलवाष्प की धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर 10 डिग्री से तापमान वाली कोई वायु अपने अंदर 11.4 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर धारण कर सकती है, यदि इस वायु का जो है तापमान बढ़कर 21 हो तो जो है तो यही वायु घन मीटर की आयतन में जो है 22.22 जो है ग्राम आर्द्रता जलवाष्प के रूप में धारण कर सकती है। तो जनरल सी बात है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना जलवाष्प की आर्द्रता भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने 12.1 चित्र में भी देखा था कि वायु तापमान तथा उसमें अधिकतम सांद्रता धारण करने की क्षमता के संबंध को ही दर्शाया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है।
अगर इस चित्र पर एक सामान्य दृष्टि डालने से ये स्पष्ट हो जाता है कि तापमान के बढ़ने के साथ जो है वायु की अंदरता धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तापमान तथा वायु दाब में परिवर्तन होने के कारण वायु के आयतन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है और परिणाम स्वरूप उसकी निरपेक्ष अंदरता भी बदल जाती है। अंततः अंदरता मापने के लिए अधिक जो है विश्वसनीय माप की आवश्यकता होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। यदि दूसरे टाइप की हम बात करें तो सापेक्ष सांद्रता है, जिसके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सापेक्ष सांद्रता वायुमंडलीय नमी का सबसे महत्वपूर्ण तथा विश्वसनीय माप है। सापेक्ष सांद्रता किसी निश्चित आयतन की वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा तथा उसकी वायु के किसी दिए गए तापमान पर अधिकतम सांद्रता धारण करने की क्षमता का एक अनुपात होती है और इसे हम प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, प्रतिशत व्यक्त करने के लिए क्या होता है, सापेक्ष सांद्रता अगर हम लाना चाहते हैं तो वायु में वाष्प की दबाव और संतृप्त जो है वाष्प दबाव गुना 100, तो इससे जो है हमें प्रतिशत निकल जाता है सापेक्ष जो है सांद्रता की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है ये समीकरण है, जिसको आपको याद कर लेना चाहिए। चित्रों में भी हमने देखा था, स्पष्ट हो गया था हमें कि कोई वायु किसी दिए गए तापमान पर जलवाष्प की एक निश्चित अधिकतम मात्रा ही अपने अंदर धारण कर सकती है। जब यह स्थिति आ जाती है तो हम कहते हैं कि वायु पूर्णतः जो है संतृप्त हो गई है। जिसे तापमान पर वायु जो है पूर्णतः एवं संतृप्त हो जाता है उसे जो है ओसांक या जो सतुपन बिंदु कहते हैं। किसी वायु की सापेक्ष सांद्रता इस बिंदु पर जो है 100% होती है, जिसमें कोई दो राय नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है कि किसी वायु की सापेक्ष सांद्रता इस बिंदु पर जो है 100% होता है, यानी 100% होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ दर्शा रहा है। सापेक्ष सांद्रता इस पाठ के जो है भली भांति समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। अंत से एक उदाहरण की मदद से भी समझ सकते हैं। 12.1 चित्र जब हम देखेंगे तो हमें और भी इस बात का जो है क्लैरिटी आएगी दिमाग में कि 21 सेल्सियस वाली वायु अपने अंदर जो है अधिकतम 22.2 ग्राम प्रति जो है घन मीटर ही आर्द्रता रख सकती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 21 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसकी जो है घन सेंटीमीटर जो रखने की क्षमता, आर्द्रता रखने की क्षमता वो 22.2 प्रति ग्राम प्रति घन मीटर के अंतर्गत आता है। यदि वायु में 21 सेल्सियस तापमान पर 11 ग्राम आर्द्रता धारण किए हुए हैं तो इस वायु की आर्द्रता क्या होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, जो यहाँ पर 11.1 आर्द्रता रखा है वो हम ऊपर लिखेंगे और जो इसकी प्रति जो ग्राम घन मीटर है उसको नीचे रखेंगे और गुना 100 करेंगे। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको आपके समझ 50% होगी, यानी 50% जो है आपको यहाँ पर रिजल्ट आएगा। यदि यही वायु 21 से जो है वास्तव में 22.2 ग्राम आर्द्रता धारण किए हुए है तो इसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 22 को अगर 22 से डिवाइड करोगे तो और इंटू 100 करोगे तो 100% ही आएगा, जो कि बहुत साधारण समीकरण यहाँ पर बन रहा है। जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है तो वायु जो संतृप्त हो जाती है, यानी अगर 100% होती है वायु में सापेक्ष सांद्रता तो इसका मतलब जो है वायु संतृप्त हो जाती है। यदि सापेक्ष सांद्रता 10% से कम हो तो वायु जो है असंतृप्त कहलाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को जो है रखा गया है। सापेक्ष सांद्रता उस समय बढ़ती है जब वायु का तापमान गिर जाता है या उस वायु में अधिक नमी वाली वायु आकर जो है मिल जाती है। सापेक्ष सांद्रता उस समय घटती है जब वायु की तापमान बढ़ जाता है और यह उस वायु में कम जो है नमी वाली वायु आकर मिल जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है डायग्रामेटिक हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है सापेक्ष सांद्रता को जो दर्शाया गया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर तापमान दर्शाया गया है ग्राम प्रति घन मीटर। तो देखा जाए तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है 0 से है, लेकिन 40 माइनस का यहाँ पर तापमान दिखाया गया है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है इसकी सांद्रता प्रति घन मीटर भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। तो ये आप समझ सकते हो कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी सांद्रता और बढ़ती चली जाएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाने के लिए ये डायग्राम पर्याप्त है। यानी देखा जाए तो यह स्पष्ट करने के लिए किसी वायु में विद्यमान जलवाष्प की सापेक्ष सांद्रता उसकी निरपेक्ष सांद्रता की तुलना में अधिक उपयोगी माप है। और इसे एक और उदाहरण लेकर हम स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए एक गिलास में जो है 250 ग्राम पानी है, यानी मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में कि 250 ग्राम पानी गिलास में है, लेकिन जब तक किसी को यह ज्ञात न हो कि उस गिलास में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है वह नहीं बता सकता है गिलास पानी से कितना भरा है। लेकिन जब उसे यह ज्ञात होता है कि गिलास में 500 ग्राम पानी भरा जा सकता है तो वह तत्काल यह बता सकता है कि गिलास पानी से आधा भरा हुआ है।
इसी प्रकार जब कोई किसी वायु की अपेक्षा सांद्रता मापता है तो उसे न केवल उसकी वास्तविक जल वाष्प की मात्रा ज्ञात होना चाहिए, बल्कि यह भी जानना आवश्यक है कि उस वायु में उस तापमान पर कितने ग्राम प्रति घन मीटर अधिकतम सांद्रता समा सकती है। यहाँ पर जो हमारा इस पे निष्कर्ष पे हमने चैप्टर पढ़ने के बाद, ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा निष्कर्ष जो निकला है कुछ इस तरह से रहेगा कि किसी इकाई आयतन की वायु में किसी समय विशेष में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा या भार को निरपेक्ष सांद्रता कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन के रूप में आपको याद रखना है कि निरपेक्ष सांद्रता किसे कहते हैं। अगर किसी वायु की निरपेक्ष सांद्रता उस तापमान पर उसकी अधिकतम सांद्रता धारण करने की क्षमता के अनुपात के जो है सापेक्ष सांद्रता कहते हैं, और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। यानी जैसे हमने प्रतिशत की जो बात किया था 100 से मल्टीप्लाई करके हम इसके प्रतिशत को निकाल सकते हैं। हमने फार्मूला भी देखा था और यहाँ पर दर्शाया गया है, देख सकते हो साफ यहाँ पर लिखाया गया है कि निरपेक्ष सांद्रता जो है निम्न सांद्रता है, यहाँ दिखाएगा अधिकतम क्षमता को दर्शाया गया इंटू 100 किया गया है। कहते हैं वह तापमान जिस पर एक ही दी गई वायु पूर्णतः संतृप्त हो जाती है उसे अंशोक या संतृप्त बिंदु भी कहते हैं। यानी वह तापमान जिस पर दी गई वायु पूर्णतः संतृप्त हो जाता है उसे हम जो है उष्मांक या संतृप्त बिंदु कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। इसको अच्छे से आपको समझना चाहिए और इसको जो है मेन पॉइंट को लिख के जो है एग्जाम के लिए जो है सेव कर लेना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे को पहुंचाने में आपने तिरपान एसएस सेंटर का हेल्प करना है, जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और आपको पता है कि तिरपान सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है, तो इसके लिए आपके बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर तिरपान सेंटर निभा सकता है।